नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार में सारी पार्टियां और सारे नेता विकास की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर बिहार विकास की दौड़ में पीछे क्यों छूट गया? बिहार में धर्म और जाति की राजनीति क्यों हावी रही? क्या इस बार भी वैसा ही होगा जो बरसों से होता चला आ रहा है? आज मैं आपको उन हालात के बारे में बताऊंगी जिसने बिहार की जमीन को मंडल और कमंडल के लिए तैयार किया। उस दंगे की बात करेंगे जिसने बिहार में ध्रुवीकरण को बढ़ाया। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी बिहार में क्यों कमजोर हुई और उसके कमजोर होने का सीधा फायदा किसे मिला। इतिहास गवाह है कि आज के एपिसोड में कहानी लालू प्रसाद यादव के उदय की। बिहार का राजनीतिक इतिहास जब भी पलटा जाएगा उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का जिक्र जरूर आएगा। उन्हें 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। पिछले साल अगस्त में डॉक्टर मिश्र का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। आज हम समय की सुई को पीछे घुमाते हुए 80 के दशक में लेकर चलते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे डॉक्टर मिश्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी का नफा नुकसान अच्छी तरह समझ में आ चुका था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने अलावा किसी और को सीएम की कुर्सी पर देखना ही नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी के तो वो करीबी थे, लेकिन राजीव गांधी उनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करते थे। उनसे जबरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया। उसके बाद अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके जगन्नाथ मिश्र ने अपने राजनीतिक अनुभव के जरिए ऐसा काम किया कि बिहार में कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों के पसीने छूट गए। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को हटाकर चंद्रशेखर सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया, लेकिन डॉक्टर मिश्र का मिजाज भी सत्ता वाला बन चुका था। मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल होने के बाद भी वो खुद को बिहार का बेताज बादशाह बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना रहते हुए भी मुख्यमंत्री जितना ताकतवर। कांग्रेस नेतृत्व को जमीन दिखाने के लिए डॉक्टर साहब ने एक मोर्चा बना लिया और सूबे की चंद्रशेखर सिंह सरकार के नाक में दम करना शुरू कर दिया। न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर मिश्र ने कबूल किया था कि उन्होंने चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर कभी चैन से सांस नहीं लेने दिया। इनको बुलाया, इन्होंने बुलाया कि जब तुमने मान लिया था चंद्रशेखर को तो फिर क्यों विरोध करते हो? चंद्रशेखर विरोध करते माने मेरा विरोध है, तो मैंने कहा मैं आपका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर सिंह हमको मारना चाहते हैं पॉलिटिकली। हमारा शायद हर इंस्टिंक्ट ऑपरेट करता है, इंसान मरना नहीं चाहता है, हर इंसान जिंदा रहना चाहता है। जब चंद्रशेखर सिंह को मारना चाहते हैं तो हमारा इंस्टिंक्ट रिवोल्ट करता है। इस जनजागरण आपके खिलाफ नहीं है मैडम, ये चंद्रशेखर सिंह खिलाफ है और हमको अपने को बचाने के लिए है। साल 1985 में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर पर सवार कांग्रेस को भी बिहार में भी प्रचंड समर्थन मिला। जगन्नाथ मिश्र अच्छी तरह जानते थे कि सीएम के कुर्सी के लिए वो आला कमान की पसंद लिस्ट में कहीं नहीं है। तब उन्होंने बिंदेश्वरी दुबे का समर्थन कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे बिंदेश्वरी दुबे भी डॉक्टर मिश्र को ज्यादा दिनों तक अच्छे नहीं लगे। दुबे जी को हमारे कहने पे मुख्यमंत्री बुद्धिलाल जी ने घोषित कर दिया। ये बात सही है कि दुबे जी 2 साल 1.5 साल तक हमारे साथ अच्छे रहे। फिर बात क्या होती है, जो बात हुई चंद्रशेखर सिंह को, जो बात हुई मोहम्मद आजाद को, जो बात हुई कि आखिर बरसों से जगन्नाथ मिश्र कायम है, फिनिश तो जगन्नाथ मिश्र करना है। इसलिए फौजेदार टाइप आदमी जो नेहरू टाइप आजाद दिल्ली में थे, उनका जब तक जगन्नाथ मिश्र खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस का अभियान नहीं होगा। फिर दुबे जी हमारे साथ थे, उतने उनके मार्फत से हमारा मुखालिफ करना शुरू कर दिया। बिहार की सियासी जमीन पर बिंदेश्वरी दुबे की छवि एक अच्छे इंसान की तो थी,
पर पार्टी और प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी। राजकाज से जुड़े फैसले करने में बिंदेश्वरी दुबे बहुत सोच विचार करते थे, जिसका फायदा उनके राजनीतिक विरोधी लगातार उठा रहे थे। तो एक पार्टी 25 मुख्यमंत्री देती है और इसी 30 वर्ष में 5 बार प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है, तो आप देखिए कि कांग्रेस कितनी अस्थिर सरकार दे रही थी। और उस दौर में प्रशासन, गवर्नेंस वाज ऑन बैक सीट। शासन को सुशासन देना, जन कल्याण की योजनाओं को लागू करना और जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना, विभिन्न क्षेत्रों में काम करना, ये कांग्रेस तो भूल चुकी थी। आखिर आप 25 मुख्यमंत्री क्यों बना रहे थे? बिहार कांग्रेस में तिकड़मबाजी देखते हुए पार्टी आलाकमान ने कड़क मिजाज के भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूरी डॉक्टर मिश्र को चैन से सोने नहीं दे रही थी। अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनवाने और हटवाने का सफल प्रयोग मिश्र बिहार की जमीन पर कर चुके थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भागवत झा आजाद की छवि कड़क की जगह तुनक मिजाज मुख्यमंत्री की बन गई। ब्यूरोक्रेसी में उनके खिलाफ भीतर ही भीतर बहुत असंतोष फैल गया। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक तरह से म्यूजिकल चेयर जैसी हो गई थी, जिस पर बैठने वाले फटाफट बदल रहे थे। उनकी लाइफ लाइन किसी और के हाथों में थी। ऐसे में नौकरशाही भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगी। सरकारी बाबू भी सियासी हवा के हिसाब से पाला चुनने लगे, जिससे सरकारी दफ्तरों का कामकाज एक तरह से ठप हो चुका था। उस दौर में बिहार के सरकारी कर्मचारियों, खासकर पटना सचिवालय के बारे में एक कहावत मशहूर थी, 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं। पटना सचिवालय में टिक टिक चलती इस ऐतिहासिक घड़ी ने बिहार के सत्ता में बदलाव के कई रंग देखे। ब्रिटिश इंडिया में कर्मचारियों का अनुशासन देखा तो आजादी के बाद बिहार निर्माण के लिए नया जोश। सत्ता में तेजी से बदलाव ने पटना के सरकारी बाबुओं का भी मन बदल दिया। उनकी निष्ठा कानून की जगह अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में ज्यादा दिखने लगी। इन्होंने ट्रांसफर से लेकर के, पोस्टिंग से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के नियुक्तियों तक में एक रेट उस समय चलता था कि अगर आप इतना देंगे तो आपका पोस्टिंग हो जाएगी, इतना देंगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इतना पैसा देंगे तो नियुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह की स्थिति पहले नहीं थी। जो भ्रष्टाचार बाहर आ रहा था, थी अंदर खाने में। छोटे छोटे कामों के लिए भी मुख्यमंत्री या मंत्री के दफ्तर से सिफारिशी लेटर लेकर पहुंचने की नई परंपरा तेजी से बढ़ने लगी। आम आदमी को लगने लगा कि बगैर पैरवी या पैसे की कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता है। सचिवालय के बाहर बाबुओं से मुलाकातियों की बढ़ती भीड़ ने लक्ष्मी दर्शन के नए नए फॉर्मूले गढ़ने शुरू कर दिए। बात बात पर हड़ताल, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा सरकारी कर्मचारियों के मिजाज का हिस्सा बनता जा रहा था। सियासत सत्ता साधने के खेल में मस्त थी, तो सरकारी बाबू सत्ता के साथ अपना गणित बैठाने और कमाई करने में। बदले मिजाज का साइड इफेक्ट पटना या कहें शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में भी साफ साफ दिखने लगा। सूबे की लचर राजनीतिक व्यवस्था और भूमिहीन किसानों के असंतोष का फायदा हथियारों के दम पर क्रांति का सपना दिखाने वाले नक्सलवादी आंदोलन के पैरोकारों ने उठाया। खेतों में जैसे ही लाल झंडा गड़ना शुरू हुआ, हलधरों ने भी कंधे पर बंदूक टांगने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के आध्यात्मिक गुरु थे विनोबा भावे, जिन्होंने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व तक कह दिया था। तो उसी विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन के तहत जेपी के साथ मिलकर के बिहार में भूदान आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे के कहने पर बिहार के बड़े जमींदारों ने हजारों एकड़ जमीन गरीबों को देने के लिए अपना स्वामित्व छोड़ दिया था। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। विनोबा भावे को अपना
मार्गदर्शक मानने वाली सरकार थी और उस सरकार ने विनोबा भावे के अभियान से अर्जित भूमि का दान उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जो उसके वाजिब पात्र थे या जिनके लिए ये भूदान किया गया था। तो ये देखिए असंतोष फैलता है। 1976 में भोजपुर जिले के अकोड़ी गांव से शुरू हुई जातीय हिंसा ने खतरनाक रूप से फैलना शुरू कर दिया। सूबे के कई जिलों की जमीन अगड़ी और पिछड़ी जातियों के खूनी संघर्ष में लाल होने लगी। खेती के तौर तरीकों की जगह ऊंची जातियों के चौपाल में जमीन को लाल झंडे से बचाने के तौर तरीकों पर मंथन होने लगा। देखते ही देखते जमीन मालिकों की छोटी छोटी कई प्राइवेट सेना बन गई। आधा शेर और एक शेर मजदूरी को लेकर के घटनाएं हो जाती थी, हत्याएं हो जाती थी और इसी के प्रतिशोध में जो किसान मजदूर थे वो एकत्र होने लगे और दूसरी तरफ जो है वो जो जिस सेना की बात आप कर रहे हैं तो वो तथाकथित जो सेना जैसे कुंवर सेना उस समय आई, लोरिक सेना आई, भूमि सेना आई, सनलाइट सेना आई, बाद के दिनों में किसान सेना आई, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट आई और रणवीर सेना आई। इस तरह की सेना इनसे तो वो किसान और मजदूरों की लड़ाई जो थी वो आर्थिक लड़ाई थी कि अगर हम काम करते हैं तो बदले में हमें मजदूरी मिलती है कि नहीं। और दूसरी जो प्रमुख चीज थी वो समानता की बात कि हमें भी बराबरी का हक मिले। 80 के बाद कांग्रेस बिहार में एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग करती रही, लेकिन जमीन के लिए शुरू हुई जंग दिनों दिन और खतरनाक होती जा रही थी। बिंदेश्वरी दुबे के दौर में तो खूनी संघर्ष की घटनाओं का ग्राफ एकाएक ऊपर चला गया। इसी दौर में औरंगाबाद के दलेलचक बघौरा में पिछड़ी जाति के दबंगों ने 52 लोगों की हत्या कर दी। भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया जैसे कई जिलों में खूनी संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी ओर कुर्सी बचाने और कुर्सी खिसकाने का खेल। गोली बंदूक की मदद से जमीन बचाने और हथियाने की लड़ाई उस बिहार की जमीन पर लड़ी जा रही थी जहां से पूरी दुनिया को युद्ध की जगह शांति का संदेश मिला। वहां जमीन के लिए खून खराबा, अगड़ी पिछड़ी जातियों के बीच खूनी मारकाट चरम पर था। वक्त ने सब कुछ बदल दिया। विधानसभा में स्थिति बदल रही थी। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनकी आंखों में ऐसे समाज का सपना था जिसमें सदियों से पिछड़ी जातियों के टैग के साथ जीने वालों को सामाजिक बराबरी का मौका मिले। पिछड़ों को आरक्षण उसी सपने का हिस्सा था। कर्पूरी आम आदमी के नेता थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि गरीबों के मन में क्या चल रहा है और उनके मंत्रियों के मन में क्या। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा था, मैं जिस सरकार में मुख्यमंत्री था उस सरकार का हर मंत्री अपने को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझता था। 1985 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कर्पूरी ठाकुर नेता विपक्ष की भूमिका में थे। वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन दबी जुबान में उनके विकल्प पर भी मंथन हो रहा था। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर कर्पूरी ठाकुर थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आरक्षण के ब्रह्मास्त्र से समाज में बदलाव और बराबरी का जो सपना देखा था, उससे जातीय विभाजन की लकीर और मोटी हो चुकी थी। पिछड़ी जातियों के बीच भी आपस में संघर्ष और तेज हो गया। कर्पूरी ठाकुर जी और कर्पूरी ठाकुर जी को सहयोग देने वाले जितने दूसरे दल के लोग थे, उनके साथ जो एक विरोध की भावना अंदर अंदर इन लोगों के बीच में, जो अगली जातियों के लोग थे और जो मध्यक्रम की जातियों के भी लोग थे, उनके बीच में जो आपस में जो पनपने लगी थी, वो उसका पटाक्षेप तब हुआ जब कर्पूरी ठाकुर जी को रिजाइन करना पड़ा। लालू यादव का किस्मत कनेक्शन उन्हें दिल्ली से पटना ला चुका था। छात्र राजनीति के हीरो लालू यादव विधानसभा में अपने लिए बड़ा आसमान तलाश रहे थे। ऐसे में उन्हें साथ मिला शरद यादव का।
कर्पूरी ठाकुर के कद के सामने लालू का राजनीतिक कद अभी छोटा था। इसी बीच कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। वो साल था 1988, तारीख 17 फरवरी। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष का पद खाली हो गया। इस पद के लिए कई दावेदार जोड़ तोड़ में लगे थे, लेकिन लालू यादव ने सबको पछाड़ दिया और बन गए विधानसभा में नेता विपक्ष। दिल्ली में भी धीरे धीरे सत्ता का मिजाज बदल रहा था। कांग्रेस के खिलाफ हवा तेज होती जा रही थी। राजा नहीं फकीर है, जनता की तकदीर है, ऐसे ही नारे देश के अलग अलग हिस्सों में गूंज रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के आरोप ने पूरे देश को सन्न कर दिया। बिहार में नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे लालू यादव की दिल्ली और पटना दोनों जगह की राजनीति पर नजर थी। वो साल 1989 का था। भागलपुर में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी आग में 1000 से अधिक लोग मारे गए। उजड़ने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। भागलपुर 1989। दंगे की आग ने सिल्क नगरी के नाम से हिंदुस्तान के नक्शे पर अलग पहचान रखने वाले भागलपुर को तबाह कर दिया। दंगाइयों ने करीब 200 गांवों के 1000 से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 600 पावर लूम और 1700 हैंडलूमों को आग के हवाले कर दिया। तब भागलपुर दंगे को कवर करने गई पत्रकार नलिनी सिंह ने वहां के सामाजिक ताने बाने में भड़क रहे ज्वालामुखी को बहुत करीब से महसूस किया था। राइट्स हुए थे करीबन 2 महीने पहले, लेकिन अब से 40 साल पहले का ज़माना और था। एक जहाँ बहुत भीषण बदबू आ रही थी वो एक कुआं था। वहाँ पर मुझे याद है कि भरी हुई आंखों से मैंने पीस टू कैमरा किया था, क्योंकि आज़ाद भारत की एक नागरिक होने के नाते मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कुओं में से कई इंसानों के गलते हुए शरीर की जिस्म की बदबू मुझे झेलनी पड़ेगी। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इस दंगे ने हजारों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। महीनों मार काट और हिंसा का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने भी सब अंदर से बंद कर दिया और चारों तरफ से घेराबंदी उनकी कर ली और एक पेट्रोल के बम फेंके गए, वो हमने कैप्चर किए थे, अभी तक दिखाई दे रहे थे, और उसको आग लगा दी। आग से बचने के लिए वो घर से निकले। कई लोगों को या तो धकेला भी गया कुएं में, और या वैसे ही वो कुएं में जा गिरे भागने में, और पोखर में उन्होंने छलांग लगा दी, मर गए। मर करके उनकी लाशें कुएं में गईं। कुएं से फिर वो गईं यहाँ पर गोभी के खेत में, और गोभी के खेत में इतनी इतनी फसल हमने कैप्चर की। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। आरोप लगा कि कांग्रेस सरकार ने सबूत होने के बावजूद दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की। भागलपुर के दंगों में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे सत्येंद्र बाबू, और दुर्भाग्य से जो उनको उस समय भागलपुर की स्थिति कंट्रोल करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। रिजल्ट हुआ कि दंगे हुए, फसाद हुआ, और उसका अंजाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जिले में तैनात पुलिस अफसरों पर धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोप लगे। सूबे की सरकार पर इतने सवाल उठने लगे कि आला कमान ने सत्येंद्र नारायण सिन्हा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना ही बेहतर समझा। मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस हाईकमान की पसंद बने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। लेकिन तब तक बिहार की राजनीति का मिजाज बदल चुका था। भागलपुर दंगे ने पुराने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया। अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात करती थी जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसके शासनकाल में सबसे बड़ा दाग अगर कोई है तो वो भागलपुर के दंगे, जिसमें 2000 से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए थे और
ये कांड, भागलपुर कांड जो है वो गुजरात के भी कांड से बड़ा कांड था। मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। राजनीति के चतुर खिलाड़ी लालू यादव ने इसे लपकने में जरा भी देर नहीं लगाई। सत्ता के लिए लालू ने यादव और मुसलमान वोट का ऐसा समीकरण बिठाया जिसने बिहार की राजनीति का तौर तरीका ही बदल दिया। भागलपुर दंगे ने बिहार में हिंदुत्व की राजनीति की जमीन तैयार की, तो लालू यादव की दमदार भूमिका ने इस जमीन को उपजाऊ बनने से रोका। दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदल चुका था। 1989 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में खास मुकाम रखता है। यहां से राजनीति हमेशा के लिए एक अलग राह पर चल पड़ी थी और आज भी उसी राह पर सफर कर रही है। 9वीं लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह ने कांग्रेस की सियासी जमीन खिसका दी। मंडल के समर्थन और विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां तेजी से सेकी जा रही थी। इसी दौर में बिहार विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए। उसके बाद बिहार में एक ऐसे नायक का उदय हुआ जो सत्ता में बने रहना भी जानता था और चर्चा में बने रहना भी। वो नायक थे लालू प्रसाद यादव। वो साल 1990 का था। बिहार विधानसभा में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लालू यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुत पहले से नजर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रामसुंदर दास को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते थे, तो चंद्रशेखर के पसंद रघुनाथ झा थे। ऐसे में वीपी सिंह और चंद्रशेखर में टकराव टालने के लिए देवीलाल ने लालू यादव का नाम आगे बढ़ाया। लालू को शरद यादव का पहले से ही पूरा समर्थन मिल रहा था। बड़ा जो वोट बैंक जो इनके अल्पसंख्यक हुआ करते थे या जो अल्पसंख्यकों का जो भरोसा कांग्रेस पर था, इस दंगे के बाद अल्पसंख्यकों का भरोसा टूट गया और तब तक चीजें मंडल कमीशन भी आई थी और लालू प्रसाद ने उन अल्पसंख्यकों को समाजवादी विचारधारा का नारा देकर के अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे। और वही लालू प्रसाद का जो माई समीकरण जो आज हम लोग बात करते हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी और हमेशा के लिए कांग्रेस की जमीन खिसक गई बिहार से, जो आज तक भी कांग्रेस बैसाखी के सहारे। विधायक दल के नेता के लिए मतदान हुआ, जिसमें लालू यादव को 58, रामसुंदर दास को 54 और रघुनाथ झा को 14 वोट मिले। जब लालू को नेता चुना गया, तब तक उनकी एक बड़े नेता के रूप में पहचान नहीं बनी थी। सत्ता के गलियारों में उनकी छवि एक मजाकिया नेता की थी। 10 मार्च 1990 पटना के ऐतिहासिक जेपी गोलंबर पर राज्यपाल यूनुस सलीम ने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। ये नए मिजाज का बिहार था, जिसमें जनता ने एक गरीब घर के लड़के को सूबे की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बिठा दिया। यादव जाति के लोग संख्या में ज्यादा थे और कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ी जाति से आते थे, लिहाजा उनको नेता मानना, उनका सर्वोच्च नेता पद स्वीकार करना पिछड़ी जाति में खास तौर से यादव जाति के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। लालू शून्य से शिखर पर थे। जिस शख्स को कभी सूबे की राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जाता था, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था। आरक्षण की आग ने पिछड़ी जाति के वोटर्स को उनके और करीब ला दिया। अब मुस्लिम और यादव वोटर्स के नए सियासी समीकरण को गढ़ने और मजबूती देने में लालू ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। साथ ही आरक्षण की आग को भी बराबर हवा देना शुरू कर दिया। बिहार में कांग्रेस की हालत खस्ता हो चुकी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी को म्यूजिकल चेयर समझने वाली कांग्रेस पार्टी सूबे में पिछलग्गू पार्टी बन गई। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ था।
आरक्षण की गर्म हवा ने बिहार के सामाजिक ताने बाने को अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट दिया था। राजनीतिक फायदे के लिए जातिवाद की लकीर को और मोटा करने की कोशिशें होने लगी। राजनीतिक चेतना और पहचान की भावना को हवा दी जाने लगी। इतिहास गवाह है। बिहार स्पेशल के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में बात होगी बिहार में लालू प्रसाद यादव की अजब गजब राजनीति की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण, अपने हक से जुड़े मुद्दे के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।